नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों सभी को हमारी तरफ से एग्ज़ाम की हार्दिक मुबारक। और दोस्तों कल का एग्ज़ाम आपका बिल्कुल अच्छा जाए जैसे आपने किया था। ठीक है, सभी को दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। अच्छा करना, ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव माइंड में करना, खुश होकर करना, अच्छा जाएगा पेपर। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। यूजीसी नेट हिस्ट्री और प्लस पेपर 1 का ये दोस्तों दादा वीडियो भाग 6 है। दोस्तों भाग 5 में हमने 100 तक कराए थे, अब 101 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जेर 4 बार नेट पास। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमारा हो गया था, हम चलते हैं 101 पर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पार्ट हमारा हो गया था और दूसरा पार्ट ये जो है तो 101 से शुरू करेंगे, क्योंकि 100 तक हमारे हो गए थे तो 5 बजे तो 100 भी आ गया। दोस्तों यहाँ तक जो है हमारा हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं 101वां सवाल। ठीक है, 101वां सवाल आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। दूसरा, लखनऊ स्थित इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर। ये दोस्तों ये तो हो गया था। 100 100 यहाँ है, 101 यहाँ है। दोस्तों यहाँ पर है 101। ठीक है, 101 यहाँ है। मधुबनी चित्रकला के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, इस शैली के विषय मुख्य धार्मिक थे। इनमें चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। इनमें गहरा लाल, हरा, नीला और काले रंग का प्रयोग किया गया है। तीसरा है, सीता देवी व चंद्रकला देवी इस चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार हैं। कौन सा ठीक है दोस्तों? ठीक है, मोहन शर्मा जी वेलकम, सुबोध जी वेलकम, मीना कुमार जी वेलकम, रवि जी वेलकम, शिखा जयम्बाल जी वेलकम, लक्ष्मी जी वेलकम, सौरभ जेंदे जी वेलकम, अनुराधा कुमावत जी वेलकम, निवाशेखर जी वेलकम, हिस्ट्री ज्ञान जी वेलकम, धनराज चौधरी जी वेलकम, सरिता जी वेलकम, ज्योति बब्बर जी वेलकम, संजय कुमार जी जय हिंद वेलकम, हिमांशु शर्मा जी वेलकम, प्रिया कल्याणकर जी वेलकम, सुनील सर थैंक्स जी वेलकम, सन एस जी वेलकम, सुनीता जी गुड इवनिंग वेलकम। तो दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दूसरा सवाल आपके सामने, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। पहला, त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। दूसरा, त्यागराज के अनेक नए रागों का सृजन किया त्यागराज ने। तीसरा, अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन हैं। और चौथा, अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। कौन सा ठीक है? पूनम धाकर जी वेलकम, तमन्ना आनंद जी वेलकम, संजय कुमार जी वेलकम, स्वाति शरण जी वेलकम, मीरा कुमारी जी वेलकम, अरुण अहिरवार जी वेलकम। तो दोस्तों दूसरे सवाल आपके सामने हैं। ठीक है, आइए इसका सवाल है। तो दूसरे सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा
और चौथा ठीक है। तीसरा सवाल आपके सामने दोस्तों, ठीक है, 10 सेकंड मिलेंगे आपको। इसको आप दोस्तों खुद पढ़ लेना, ठीक है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? पहला, एक पाँव मुड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा बकरी मुद्रा में होती। दूसरा, मुख अभिव्यंजन हस्त मुद्राएं एवं आसज्जा कतिपय महाकाव्य अथवा ऐतिहासिक पात्रों को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए संयोजित की जाती हैं। तीसरा, देह मुख एवं हस्तों की गति का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्त करने अथवा एक कथा कहने के लिए किया जाता है। और चौथा, प्रेम एवं श्रृंगार की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए मंद स्थिति, थोड़ी वक्र कटी एवं कतिपय हस्त मुद्राओं पर बल दिया जाता है। दोस्तों बहुत लंबा सवाल है। लक्ष्मी जी गुड इवनिंग, लक्ष्मी कुमारी जी। संजू वर्मा जी वेलकम, ज्योत्साना जी वेलकम। तो दोस्तों तीसरे सवाल में जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 103। विचार कीजिए। पहला, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। दूसरा, भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभक अमीर खुसरो थे। कौन सा ठीक है? दोस्तों 104वां सवाल है ये, ठीक है। 3 ये था और 4वां ये था। दोस्तों 104 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 105, भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पट्टियू क्या है? पहला, यह सैमत का प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। दूसरा, यह कांसे और पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिण हिस्से में पाई जाती है। तीसरा, यह नृत्य नाटिका का एक प्राचीन रूप है और मालाबार के उत्तरी हिस्से में एक जीवंत परंपरा है। और चौथा, यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। कौन सा ठीक है दोस्तों? कलारी पट्टियों के। मोहन शर्मा जी, दूसरे का बी ही था, ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे का बी ही था। दोस्तों 105 का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर डी, एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। 106वां सवाल, उत्तर भारत में 18वीं और 19वीं शताब्दी में संगीत संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, उस अवधि की विशेषताएं सदारंग नियामत खां जिन्होंने ख्याल की विधा प्रारंभ की बढ़ता हुआ प्रभाव था। दूसरा, बड़ी संख्या में संगीतकार प्रादेशिक केंद्रों से चलकर दिल्ली आ गए और उन्हें आशा थी कि उन्हें और अधिक रोजगार और संरक्षण प्राप्त होगा। तीसरा, अलग अलग विशिष्ट प्रदेशों के आधार पर घरानों का निर्माण इस अवधि की विशेषता थी। कौन सा ठीक है? अंजलि राय जी वेलकम। राहुल जयदेव जी वेलकम।
तो 106 का जो सही आंसर है, अच्छा मोहन जी कह रहे हैं 103 बोलना था उसका बी। चलो आपकी समस्या को समाधान करते हैं पहले तो। ये देखो मोहन जी 102, ये देखो 102 का जो है सही आंसर बी है, ये देखो। ठीक है, 103 का ए है। ठीक है मोहन जी, 104 का 3, 105 का डी, 106 का जो है दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल दो ठीक है। 107वां, 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में संगीत संस्कृति के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला, संगीत संबंधी विकास अरकाट दरबार की पहल से हुए। दूसरा, 19वीं शताब्दी के दूसरे अर्धभाग में तंजावुर ने शास्त्रीय संगीत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मद्रास का स्थान ले लिया। और तीसरा, त्यागराज, दीक्षितार और श्याम शास्त्री, इन तीन महान संगीतकारों ने कृति रूप में प्रयोग करके आधुनिक कर्नाटक संगीत की नींव डाली। दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, सुरेश कुमार जी वेलकम। अच्छा लेट हो गया, अब कोई बात नहीं, लेट इतनी लेट नहीं है, अभी शुरू किया है हमने। शायद दोस्तों बफरिंग हो रही है ना, ये रात में नेट ड्रामा करता है। तो दोस्तों 107 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 108, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। दोस्तों 108 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो ठीक है। ठीक है, 109वां सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जोरवे संस्कृति के संबंध में सही नहीं है। पहला, प्रेबर गोदावरी घाटी जोरवे संस्कृति की मूल क्षेत्र थी। दूसरा, जोरवे संस्कृति के मुख्य स्थल दायमाबाद, इनाम गांव, जोरवे और नेवासा हैं। तीसरा, दायमाबाद में प्रतीकात्मक दफनाए जाने का प्राकृतिक साक्ष्य मिलता है। और चौथा, व्यवहारिक रूप में उत्तरी दक्कन में सभी जोरवे बस्तियां अचानक उजाड़ हो गईं। गजाला इकबाल जी वेलकम। दोस्तों शाम के समय जो है नेट
थोड़ा दिमाग ख़राब करता है। जैसा चल रहा है अब तो थोड़ा सही चल रहा है। दोस्तों 109 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये सही नहीं है और बाकी सब ठीक है। ठीक है। 110वां सवाल। हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी थी। दूसरा, दोस्तों जो सही है आपको बताना सही है, ठीक है। दूसरा, हड़प्पा के निवासी न तो कांसे के विषय में जानते थे और न ही तांबे के। तीसरा, हड़प्पा के निवासी न तो कांसे के विषय में जानते थे और न तांबे के। और चौथा, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और प्रयोग में लाते थे। कौन सा ठीक है? तो दोस्तों 110 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 111वां सवाल। पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार का विकास हुआ जबकि उत्तर वैदिक काल में एकाकी परिवारों का अधिक विकास हुआ। दूसरा, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल में विवाह प्राय अपने ही वर्ण में होते थे। और तीसरा, उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में होने वाले वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्राओं का प्रचलन शुरू हुआ। तो 11वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहला ठीक है और तीसरा ठीक है। 112 है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। दूसरा, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। तीसरा, प्रथम शतक ईस्वी में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और चौथा, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। कौन सा ठीक है? तो 112 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। कलिंग आप जानते होंगे तो कलिंग ने जो है जैन धर्म का समर्थक था वो। ठीक है। 113वां सवाल। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। कौन सा ठीक है?
तो दोस्तों 113 का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही ठीक हैं। 114 पहला है, ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यक्षीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाला पहला संप्रदाय भागवत संप्रदाय था। दूसरा, इस संप्रदाय की उपासना का केंद्र बिंदु राम है। तीसरा, महाकाव्यों एवं पौराणिक परंपराओं के अनुसार भागवत राम एवं उनके संबंधियों की पूजा करते थे। और चौथा, वासुदेव कृष्ण का प्राचीनतम संदर्भ छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। कौन सा ठीक है? दोस्तों 114 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4 ठीक है। ठीक है। 115वां सवाल, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला, कालामुख शुद्ध रूप से दार्शनिक एवं ज्ञान मार्ग समुदाय था। दूसरा, लिंगायत का प्रसार दक्षिण में हुआ तथा इसके प्रवर्तक अल्ल प्रभु थे। तीसरा, कापालिक शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं तथा नरमुंड धारण करते हैं। तो दोस्तों 115वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, 115वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा और तीसरा ठीक है। दोस्तों अब शुरू करते हैं हम पेपर फर्स्ट का। ठीक है, 116वां सवाल, स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस एक पर बल दिया जाता है? किस पर? ठीक है, पहला, सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना, तथ्यों के मध्य संबंध देखने पर। तीसरा, द्रुत प्रत्यास्मरण में सहायता हेतु व्यवस्थित प्रस्तुतियों पर। और चौथा, समीक्षात्मक चिंतन पर। और पांचवा, तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता। और छठा, एक विशेषता की दूसरी विशेषता में पृथकीकरण। कौन सा ठीक है दोस्तों? क्योंकि अब कुछ सवाल हिस्ट्री के थे, अब कुछ सवाल आएंगे अब पेपर फर्स्ट के। शिवानी तमता जी वेलकम, किशन सिंह जी वेलकम, कपिल सिंह जी कपिल किशन जी वेलकम, किशन सिंह जी वेलकम, दोनों अलग अलग हैं। दोस्तों 116 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला, ठीक है, और तीसरा, और ऑप्शन नंबर पांचवा। 117वां सवाल, ठीक है, किस शिक्षण स्तर में निम्नतम स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी स्तर और स्वायत्त विकास स्तर। इस शिक्षण स्तर में निम्नतम स्तर के अधिगम परिणामों का पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? दोस्तों 170 में का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्मृति स्तर। ठीक है। 118वां सवाल, प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। पहला, सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी। दूसरा, विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा, अधिगमकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्ण और शिक्षा प्रदायी संबंध। चौथा, प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके। और पांचवा, कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना। और छठा, आगामी को संगठित करना तथा व्यतीत का सार प्रस्तुत करना। अनुपमा सिंह जी वेलकम, नमस्ते जी।
तबीयत तो जो है, तबीयत क्या है, अब तो गला बस गोली खाई है। दवाई खाई थी बुखार की, दर्द की। दोस्तों 118 में का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहला ठीक है, और चौथा ठीक है, और पांचवा ठीक है। 119, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों ये आ सकता है, ठीक है, बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन करना, पुनर्शिक्षण करना, शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, और शिक्षण सामग्री की प्रस्तुतिकरण करना। दोस्तों आपको इनको, आपको आना चाहिए कि इनको कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों 119 में का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करते हैं। उसके बाद में वर्तमान ज्ञान को पहले से ज्ञान से जोड़ने होता है। उसके बाद में शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति, फिर मूल्यांकन, उसके बाद में पुनर्शिक्षण। तो कितना होगा ये, 120वां सवाल आपके सामने है। ठीक है, नीचे के पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध पर बल दिया गया है। प्रयोगात्मक शोध, दृश्य घटना शोध, निर्जातीय शोध, कार्यात्मक शोध, और क्रियात्मक शोध। दोस्तों 20वें सवाल का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दृश्य घटना शोध। ठीक है, निर्जातीय शोध, और ऑप्शन नंबर ई क्रियात्मक शोध। 121वां सवाल आपके सामने है। सूची फर्स्ट में संज्ञानात्मक अंतर विनिमय स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्श स्तर। सेकंड में सेट संज्ञानात्मक को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं, किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर। दूसरा, प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना। तीसरा, सूचनाओं के विभिन्न मदों पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी को से कहना। और चौथा, विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना। वीडियो चल रहा है, दोबारा देखिए आप, वीडियो चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। वीडियो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सायमा जी वेलकम। रविचंद्र जी वेलकम। दोस्तों 121 में का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्मृति स्तर में क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दो, प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना। ठीक है, अब बोध स्तर में क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना। और विमर्श स्तर में क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर चार, विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना। ठीक है, 122वां सवाल आपके सामने, शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किसे संवादात्मक कहा जाएगा। प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि, चौक और वार्तालाप विधि, दल शिक्षण आधारित विधि,
अंत क्रियात्मक प्रस्तुति और अनुशिक्षण। रविचंद्र जी कह रहे हैं हम भी आए, गुड इवनिंग। ओके जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। प्रगति गौतम जी, गुड इवनिंग, वेलकम। दोस्तों 122 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि समस्या समाधान विधि, और ई अंत क्रियात्मक प्रस्तुति, और एफ अनुशिक्षण। ठीक है। 123 में सवाल, विचार प्रक्रिया ब्रेन स्टोमिंग को एक विधि के रूप में किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? लीक से हटकर चिंतन, सुसंगत चिंतन, रुचि के क्षेत्र में नए विचारों को उत्पन्न करना, और आलोचनात्मक चिंतन। कौन सा ठीक है? दोस्तों 123 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लीक से हटकर सोचना। ठीक है। 124, शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है? जांच सूची, श्रेणी निर्धारण पैमाना, विस्तृत सूची, और सुर्खियां। दोस्तों 124 में का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुर्खियां। ठीक है। 125 में सवाल, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है? इन्फोटेनमेंट, एजुटेनमेंट, मनोरंजन, और ज्ञानोदय। दोस्तों सही आंसर है एजुटेनमेंट पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, एजुटेनमेंट पर होता है। 126 में सवाल, जॉन डीवी ने विद्यालय को खालिस्तान, संस्थान और शिक्षा को खालिस्तान प्रक्रिया कहा है, यानी कि इन दोनों तो खालिस्तान में क्या आएगा? ठीक है, जॉन डीवी ने विद्यालय को क्या, कौन सा संस्थान माना, और शिक्षा को कौन कौन सी प्रक्रिया माना है? दोस्तों जॉन डीवी ने विद्यालय को क्या माना? दोस्तों सामाजिक संस्थान माना है। ठीक है, सामाजिक संस्थान, और शिक्षा को दार्शनिक प्रक्रिया माना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है इसका। 127, एक शिक्षक द्वारा कक्षा में सूचनाओं का अधिक भार बढ़ाए जाने पर क्या होता है? उच्च स्तर पर योगदान, सटीक शब्दार्थ, प्रभावी प्रभाव, या प्रतिपुष्टि में देरी होती है। क्या होता है? दोस्तों सही आंसर 127 का ऑप्शन नंबर डी, प्रतिपुष्टि में देरी होती है। ठीक है, अधिक भार बढ़ा जाने पर। 128, 128, जब कम संसाधनों का प्रयोग कर और शिक्षक के प्रयास तथा स्वयं अधिगम पर जोर देकर विद्यार्थी के अधिगम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं, तो इन इसमें निम्नलिखित में से कौन शिक्षक के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करता है? शिक्षक सफल है, शिक्षक प्रभावी है, शिक्षक बुद्धिमान है, या शिक्षक व्यवहारिक है? शिल्पी कुमारी जी, वेलकम। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना,
दोस्तों 128 का सही आंसर शिक्षक प्रभावी है। ठीक है। 129, शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? शिक्षण को मनोरंजक बनाना, विद्यार्थियों को समझ की सीमा में बढ़ाना पढ़ाना, विद्यार्थियों के ध्यान आकर्षण के लिए, या चौथा विद्यार्थियों को सतर्क करने के लिए। शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? दोस्तों 129 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को समझ की सीमा में पढ़ाना। 130वां सवाल, कक्षागत अंत क्रियाएं मुख्यतः किसके द्वारा प्रभावित होती हैं? छात्र प्रतिबद्धता, शिक्षक केंद्रित वातावरण, संगठनात्मक पर्यवेक्षण और अवांछित हस्तक्षेप। कक्षागत अंत क्रियाएं मुख्यतः किसके द्वारा प्रभावित होती हैं? दोस्तों 130 का सही आंसर है छात्र प्रतिबद्धता। ठीक है। 131वां सवाल, एक प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि से निम्नलिखित में से प्रमुख शिक्षण व्यवहार क्या है? पहला, शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के प्रयोजन से शिक्षक द्वारा की गई टिप्पणी। दूसरा, शिक्षक द्वारा विषय वस्तु या प्रक्रिया आधारित प्रश्न पूछा जाना। और तीसरा, अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को संलिप्त किया जाना। और चौथा, छात्रों के विचार तथा उनके योगदान का उपयोग किया जाना। एक प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि से निम्नलिखित में से प्रमुख शिक्षण व्यवहार क्या है? दोस्तों 131वें का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को संलिप्त किया जाना। ठीक है, 131 का सी। 132वां सवाल आपके सामने, निम्नांकित में से किसे प्रभावोत्पादक की श्रेणी में से संबंधित मुख्य शिक्षण व्यवहार माना जाएगा? पहला, जो अधिगम करता बोध के विभिन्न स्तरों पर हो उनके लिए विचारों को स्पष्ट करना। दूसरा, नेत्र संपर्क, वाणी और भाग भंगिमाओं इत्यादि में अंतर द्वारा उत्साह और जोश प्रदर्शित करना। तीसरा, स्वीकृति और संक्षेपण द्वारा विद्यार्थियों के विचारों को प्रयोग करना। तीसरा, साधारण प्रश्नों के माध्यम से जांच करना और चर्चा को किसी उच्च चिंतन स्तर तक आंतरिक करना। पांचवा, अर्थपूर्ण मौखिक सराहना का प्रयोग कर अधिक अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना और इसे बनाए रखना। कौन सा ठीक है दोस्तों? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों 132वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर बी। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, और दोस्तों पांचवा ठीक है। 133वां सवाल 133, नीचे दी गई सूची में से उन कारकों की पहचान कीजिए जो किसी संस्था में सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करते हैं। पहला, जिस सीमा तक शिक्षक स्पष्ट प्रस्तुति देता हो। दूसरा, कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावनाएं। तीसरा, छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में प्रदर्शित होने वाली विषय सामग्री पर शिक्षण की निपुणता। चौथा,
संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रवलन का बार बार उपयोग किया जाना। और पांचवा, शिक्षक तथा उसके मार्गदर्शन की उपलब्धता। दोस्तों बढ़िया सवाल है, ठीक है। दोस्तों 133 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, दूसरा और चौथा ठीक है इसका। 134वां सवाल, नीचे दिए गए विकल्पों में से कारकों की पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाविता में योगदान नहीं करते हैं। पहला, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। दूसरा, छात्रों का प्रयत्न करने में शिक्षक का कौशल। तीसरा, शिक्षक का विषय ज्ञान। चौथा, छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क। मोना रूडो जी वेलकम, आप बोल रहे हैं इंग्लिश प्लीज। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। आज तो हिंदी में चल रही है, इंग्लिश में तो नहीं चल रही आज, क्योंकि अब सोच रहे हैं इंग्लिश में भी स्टार्ट करेंगे अब कुछ दिन में। दोस्तों 134 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा नहीं करता दोस्तों? पहला नहीं करता, ठीक है, दूसरा नहीं करता, और दोस्तों तीसरा नहीं करता, ठीक है, यानी कि चौथा नहीं करता। 135वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन कौन से शिक्षण पद्धतियाँ प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी हैं? टीम शिक्षण तथा व्याख्यान देना, निरूपण तथा भूमिका निर्वाह, दृश्य श्रव्य के उपयोग अथवा उसके बिना व्याख्यान देना, कार्यशाला एवं दत्त कार्यों में प्रतिभागिता, मूक्स तथा अनुभाविक ह्यूरिस्टिक पहल, और चौथा अंत क्रियात्मक प्रस्तुतिकरण। दोस्तों 135 में का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, दूसरा ठीक है, चौथा ठीक है, और पांचवा ठीक है। शिक्षण पद्धतियों प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी हैं ये वाली, ठीक है। 136वां सवाल, 136, अध्यापन की कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, स्वाध्यायन विधि, और टीम अध्यापन विधि। दोस्तों सही आंसर है समस्या समाधान विधि, ठीक है। 137, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है स्वत अध्ययन, आमने सामने अध्ययन, ई लर्निंग या मिश्रित अध्ययन। वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है दोस्तों, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अध्ययन। दोस्तों इसमें क्या होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन सब शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। 138,
निम्नलिखित में से किसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का वृत्त मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है? प्रथम, स्वयं, फ्यूचर लर्न, ओपन लर्न। दोस्तों 138 का सही आंसर है स्वयं। ठीक है, स्वयं, स्टडी वेब। ठीक है, आप समझ गए होंगे। 139, निम्नलिखित में से कौन असंभाव्यता प्रतिचयन कहलाता है? समूह प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन और स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन असंभाव्यता प्रतिचयन कहलाता है? पूनम देवी जी, गुड इवनिंग, वेलकम। दोस्तों सही आंसर 39 का ऑप्शन नंबर बी, कोटा प्रतिचयन। ठीक है, कोटा। 140 शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, वे संकल्पना धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। दूसरा, वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती है। तीसरा, वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती है। और चौथा, वे रटकर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। शिक्षण सहायक सामग्री। दोस्तों सही आंसर है 100, पहला। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा ठीक है, चौथा गलत है। 141, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? परिचर्चाओं की विधि में, युग्मित वार्ता सत्र की विधि में, विचार बेस सत्र की विधि में और चौथा परियोजना विधि में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? दोस्तों जो भी हमारे बैच में है, ठीक है, सभी को हार्दिक स्वागत। यानी कि दोस्तों सबका हार्दिक स्वागत है। और जो हमारे बैच में दोस्तों, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा करना, जो पढ़ाया है दोस्तों बहुत ही अच्छा पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, सभी अच्छे से करके आना, बिल्कुल भी होपलेस मत होना, घबराना मत। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में एग्ज़ाम को देना दोस्तों। पेपर फर्स्ट में 80 मिनट लेना और सेकंड में लेना 100 मिनट। ठीक है, आराम से करना, कोई जल्दबाजी मत करना। दोस्तों 141 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, परियोजना विधि। ठीक है। 142, कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियाँ कतिपय कौशलों जैसे पठन, श्रवण और उच्चारण इत्यादि पर आधारित होती हैं। ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री क्या कहलाती हैं? कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री, श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, तीसरा सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री और चौथा वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री। मोहन शर्मा जी, ध्यान रखना, बिगड़ जेआरएफ के लौटना मत।
दोस्तों 142वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। 142, निम्नलिखित सूची में से ऐसे परीक्षणों को चिन्हित कीजिए जो शोध के संदर्भ में इष्टतम कार्य निष्पादन परीक्षण की कोटि में आते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण, प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, बुद्धि परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण। दोस्तों अगर आप हिम्मत हार गए, ठीक है, अगर आप होपलेस हो गए दोस्तों, एग्जाम बिगड़ेगा, बता रहा हूँ मैं। होपलेस मत होना बिल्कुल भी, मैं खुद गवाह हूँ दोस्तों, 4 बार जेरो से रह गया। मैंने सोचा भाई मैं क्यों रह जाऊँ एक दो नंबर से, एक दो नंबर से। दोस्तों 7 7 8 8 नंबर मेरे होपलेस की जल्दबाजी के चक्कर में गलत हो रहे थे और उसी वजह से जेरो रहा था। तो मैंने सोचा दोस्तों मेरे क्या हो रहा है, तब देखा दोस्तों मैंने, आराम से देके आऊँगा खुश, टेंशन फ्री दे के आया दोस्तों, और ऐसा रिजल्ट आया एकदम धड़ाके का, JRF का सर्टिफिकेट मिला डायरेक्ट। बहुत मज़ा आया दोस्तों। तब मैं बता रहा हूँ आपको कि बिल्कुल भी मत घबराना, घबराओगे तो दिक्कत होगी। दोस्तों 143 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, बुद्धि परीक्षण और ऑप्शन नंबर एफ, अभिरुचि परीक्षण। 144, मूल्यांकन प्रक्रिया को निम्नलिखित विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं को पसंद करें। कूट में सही उत्तर का चयन करें। पहला, मूल्यांकन उत्तर अनुदेशात्मक घटना है। दूसरा, मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है। तीसरा, मूल्यांकन को कार्य नीति निर्माण करते हैं। चौथा, मूल्यांकन सर्वाधिक रूप से घटित होता है। और पाँचवा, मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना होता है। और छठा, मूल्यांकन छात्रों और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। जी ज्योति बब्बर जी, आपकी बार, नेट जर पार सही। धनराज चौधरी जी चिंता मत करना, ठीक है, बहुत उम्मीद है आप पर। अब की बार नेट जर पार। ज्योत्सना में तो जी आप पर भी, ऋषि यादव जी, ठीक है, पूनम देवी जी, सुबोध पंडित जी और निवास शेखर जी, सबको मैं बोल रहा हूँ, एक को नहीं सबको बोल रहा हूँ मैं। संजय कुमार जी आपकी तो पिटाई लगेगी, मैं बता रहा हूँ, आपकी बहुत पिटाई करूँगा भाई। संजय कुमार जी मिलकर मैडम जी से कहूँगा कि संजय जी की ठुकाई कर दो अगर रह गए तो। दोस्तों 144 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मूल्यांकन। पांचवा, मूल्यांकन का उद्देश्य है और छठा, मूल्यांकन छात्रों और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। 145, ठीक है, नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है अनुदेश के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन, अनुदेश के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। तीसरा, अनुदेशात्मक उपलब्धि की भाषा। और चौथा, अनुदेश के पश्चात अधिगम की प्रगति और विफलता। 145, दीपक जी, ठीक है, जितना अच्छा आपने उसमें किया है ना, उसमें भी करना, ठीक है, बहुत उम्मीद है आप पर भाई। अब की बार जरा से कम मत लाना। दोस्तों 145 का सही आंसर है नैदानिक मूल्यांकन क्या दोस्तों, अनुदेश के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। 146, निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य है। पहला, विद्यार्थी को अगले स्तर तक बढ़ाना। दूसरा, सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। तीसरा, एक मानक अथवा बेंचमार्क के आधार पर विद्यार्थी अधिगम की तुलना। और चौथा, विद्यार्थियों के अधिगम के आधार पर उनके समूह बनाना। निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य है।
भोला प्रसाद जी वेलकम। सुबोध जी आप बहुत अच्छा आपका ज्ञान हो गया है, ठीक है। बिल्कुल भी होपलेस मत होना आप। दोस्तों 146वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सतत फीडबैक प्रदान विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। 147 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला, यह अनेक परीक्षाओं के कारण छात्रों के कार्यभार में वृद्धि करता है। दूसरा, यह प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। तीसरा, यह छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। और चौथा, यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। तो 147 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दूसरा, तीसरा और चौथा। 148 मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त ऊंचाई, भार या प्रसन्नता जैसे विशेषता को आप क्या कहेंगे। अनुमानी, सांख्यिकीय, चर या प्रतिदर्श। दोस्तों जो भी हमारे बैच में है, ठीक है, सभी को दो दो क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है। सभी को दो दो क्वेश्चन याद करने हैं और बताना है ग्रुप में। तो 148 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चर। 149 सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नांकित में से कौन सबसे उपयुक्त होगा। पहला, शिक्षा प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग। दूसरा, अधिगम के अंतरण हेतु अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजित करना। तीसरा, शिक्षार्थी द्वारा दक्षता ग्रहण करने हेतु उन्हें कार्य सौंपना। और चौथा, निरंतर परीक्षाएं आयोजित करना। रविचंद्र जी इससे भी हल्के आएंगे, चिंता ना करो आप, ठीक है। इससे भी हल्के आएंगे। तो 149 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के अंतरण हेतु अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजित करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 150वां सवाल, शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया। जॉन डीवी, किलपैट्रिक, फ्रोवेल या एडगर डेल। दीपक जी आपके सहपाठी नहीं है हैं? चलो कोई ना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडगर डेल, ठीक है। 151वां सवाल, नीचे दी गए अधिगम परिणाम की सूची में से ऐसे परिणामों को चिन्हित कीजिए जो उच्च स्तरीय परिणाम कहे जाते हैं। पहला, तथ्यों और नियमों का अधिगम। दूसरा, विश्लेषण और संश्लेषण की क्षमता प्रदर्शित करना। तीसरा, जागरूकता, अनुक्रिया और मूल्यन। चौथा, अनुकरण, कार्य संधान और सटीकता। और पांचवा, अभिव्यक्ति सहजीकरण। और छठा, संगठन और चरित्रीकरण।
मैम वेलकम आपका। दोस्तों 151 में सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विश्लेषण और संश्लेषण। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ई अभिव्यक्ति और सहजीकरण, और एफ संगठन और चित्रीकरण। 152वां सवाल, कक्षा कक्ष शिक्षण के संदर्भ में उस आधारभूमि को क्या कहते हैं जिस पर अधिगमकर्ताओं के बीच स्नेहिल और परिपोषक संबंध बनाए जा सकते हैं? जांच पड़ताल, शिक्षक की भावात्मकता, संरचना निर्माण और प्रतिपुष्टि। दीपक जी आप सही हो, चिंता ना करो, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, टेंशन ना लो किसी बात की। ठीक है, मैम आ गई हैं आपके साथ में, चिंता ना करो। ठीक है, आपको अकेले नहीं पढ़ने देंगे। अब सेनापति जी नहीं है ना। दोस्तों 152 में का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की भावात्मकता। ठीक है, 153वां सवाल, सूची फर्स्ट में अधिगम स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विश्लेषण स्तर और सृजन स्तर। सेकंड में उदाहरण, दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान करना। दूसरा, नए विचार उत्पन्न करना। सूचना अनुश्रवण करना। और चौथा, सूचना का कई भागों में पृथक करना। दोस्तों गुस्सा बिल्कुल भी ना करना चाहिए। ठीक है, जब कोई इंसान परिपक्व अवस्था में हो, ठीक है, और जिसका माइंड शार्प हो, जिसमें प्रकांड बुद्धि हो और प्रकांड उसमें ज्ञान हो, दोस्तों उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा भी, क्योंकि गुस्सा दिमाग को खा जाता है। गुस्सा आपकी जो आपका ज्ञान है उसको खा जाता है। दीपक जी आप बिल्कुल शांत रहिए। ठीक है, आप प्रकांड विद्वान हैं, कल का एग्जाम है, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, बोल जो बोलना है बोलने दो जिसको। ठीक है, चिंता ना करो आप, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, अच्छा करोगे। जेआरएफ है, जेआरएफ करना एग्जाम के बाद खूब बोलना। ठीक, 153 में का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्मृति स्तर, दी गई संकल्पना के उदाहरण की पहचान करना। अवबोध स्तर ऑप्शन नंबर बी, नए विचार उत्पन्न करना। विश्लेषण स्तर ऑप्शन नंबर तीन, सूचना अनुसरण करना। और चौथा, दोस्तों 153 में का बी नहीं है, सॉरी सॉरी मैं गलत बोल गया। 152 में का बी था, 153 में का दोस्तों डी होगा। ठीक है, बी नहीं है दोस्तों, इसका इसका डी है। क्योंकि दोस्तों, हाँ देखो, स्मृति स्तर में क्या होगा, स्मृति स्तर में होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना अनुस्मरण करना। ठीक है, सूचना अनुस्मरण करना। अवबोध स्तर में क्या होगा, अवबोध स्तर में होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान करना। ठीक है, विश्लेषण स्तर में दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर चार, सूचना का कई भागों में पृथक्करण। और सृजन स्तर में क्या होगा, ऑप्शन नंबर दो, नए विचार उत्पन्न करना। तो ये निर्माण करना। ठीक है, उत्पन्न करना और निर्माण करना। 154वां सवाल, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, व्यवहार संशोधन, व्यक्तिगत समायोजन और ज्ञान को दिमाग में बैठाना।
जी डी राइट है डी राइट है उसमें। दोस्तों 154 का सही आंसर है व्यवहार संशोधन। ठीक है, 155वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति अप्रत्यक्ष अधिगम को बढ़ावा देती है? ठीक है, उदाहरण के साथ व्याख्यान देना, टीम शिक्षण, किसी विषय का निर्देशन, और चौथा है प्रतिभाग आधारित परियोजनाएं। ठीक है दोस्तों, मैं आपकी बात में आकर नहीं भूल गया। हिस्ट्री ज्ञान जी कह रहे हैं आपको ही गुस्सा आता है। गुस्सा देखो, बस मैं तेज आवाज में बोलता हूँ, गुस्सा तो मैं शांत कर लेता हूँ अपने आप को। दोस्तों 155 में का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभाग आधारित परियोजनाएं। ठीक है, 156वां सवाल 156, शिक्षण में शिक्षण के माध्यम से क्षमता और उत्कृष्टता की बढ़ावा देने के लिए मास्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए? पहला, प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता। दूसरा, सुरक्षा की आवश्यकताएं। तीसरा, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं। और चौथा, आत्मसिद्धि को आवश्यकता। ज्ञान जी 153 में का डी ही तो बताया मैंने। मैंने कौन सा गलत बता दिया? 153 में का डी ही बताया है। गायत्री कुमारी जी वेलकम। दोस्तों 153 में का डी ही तो बताया मैंने, बी नहीं बताया। तो मैंने आपके चक्कर में ऊपर कहाँ चला गया मैं? दोस्तों 156 में का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, 157, अधिगमकर्ता की विशेषताओं की निम्नलिखित सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभावोत्पादकता को सुनिश्चित करने में सहायक होगी। पहला, अधिगमकर्ता स्कूल के नियमों का जिस सीमा तक पालन करता है। दूसरा, अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर। तीसरा, अधिगमकर्ता की सामाजिक प्रणाली के प्रति भावनाएं। चौथा, अधिगमकर्ता की क्रीड़ाओं और खेलों में रुचि। और पांचवा, अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव। और छठा, अधिगमकर्ताओं के अंतर व्यक्तिगत संबंध। दोस्तों आप जो है बस केवल आंसर और दें बस। ठीक है, मैं आपके कमेंट भी देख रहा हूँ दोस्तों, आपके कमेंट के चक्कर में दिमाग कहीं और चला जाता है। ठीक है, तो दिमाग को आप भी कंसंट्रेट कीजिए, हम भी कर रहे हैं। ठीक है, और दीपक जी को गुस्सा कोई नहीं दिलाएगा, किसी को दोस्तों गुस्सा मत दिलाओ। ठीक है, कल का एग्जाम है, आराम से रहो सभी। दोस्तों जितना हमने पढ़ाया है उससे लग नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों 1 तारीख का जो मैम दे के आई है हमारी, तो पेपर बिल्कुल डिट्टो कॉपी आए थे सवाल। दोस्तों 157 में का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दूसरा, अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5, अधिगमकर्ता का पूर्वानुभव। और 6, अधिगमकर्ताओं के अंतर व्यक्तिगत संबंध। 158वां सवाल, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में अंतर अंतर्निविष्ट करना है। नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनीतिक मूल्यों का और आर्थिक मूल्यों का। दोस्तों देखो, हमारा पहला बैच है। ठीक है, पहली बार हम तैयारी करवा रहे हैं। देखो, जवाब हमको तब देना है जब रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब तो कुछ नहीं देना हमें दोस्तों। अगर कोई हम पे डांट रहा है, फटकार रहा है, कोई बात नहीं, सहन कर लेंगे दोस्तों। जब रिजल्ट आएगा ना, तब बताएंगे हम क्या थे और हमारे सवाल क्या थे, हम क्या थे, हमारे जो सदस्य थे वो कौन हैं। ठीक है, अभी दोस्तों देखो, किसी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, हम किसी के बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते दोस्तों।
जब रिजल्ट आएगा तब पता पड़ेगा कि हमारे सदस्य, हमारे मेंबर, ग्रुप के मेंबर कौन है, ठीक है। तब बोल के दिखा दे कोई। तो 158वें सवाल का सही आंसर है नैतिक मूल्यों का। 159वां सवाल, अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रवर्तकता के अत्यंत रूप से समृद्ध है? पहला, परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है। दूसरा, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। तीसरा, अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षिक स्तर। और चौथा, अधिगमकर्ताओं के साथी समूह। दोस्तों 159वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। यानी कि दोस्तों कि आप जैसे आपने बीए में कोई सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, और वो एमए में आ गया। दोस्तों एमए में जब पूछेंगे दोस्तों कि आप कभी इस सब्जेक्ट के बारे में आपको पूर्व अनुभव क्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं। 160वां सवाल, निम्नांकित में से उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान तथा व्यक्तिक पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्व के निर्वहन का अवसर देने की उच्च समानता है। औपचारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, नैतिक शिक्षा और मूल्य शिक्षा। बढ़िया सवाल है, एकदम बेस्ट लेवल का सवाल है। तो दोस्तों सही आंसर है ये मूल्य शिक्षा। क्या है दोस्तों? मूल्य शिक्षा। 161, निम्नलिखित में से किस प्रारूप में शोध सार एक अनिवार्यता है? शोध आलेख, प्रस्तुत सेमिनार पत्र, शोध पत्र और शोध सार। शोध का सार। तो 161 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला, ठीक है, शोध आलेख, प्रस्तुत सेमिनार पत्र और सी शोध पत्र, ठीक है, रिसर्च पेपर, ठीक है। 162, अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता निर्भर करती है मौलिकता पर, वैधता पर, वस्तुनिष्ठता पर और उपयुक्त सभी पर। अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता निर्भर करती है। दोस्तों सही आंसर है 162 का डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। 163, शोध सदैव है पूर्व ज्ञान का सत्यापन, नूतन ज्ञान की गवेषणा, ज्ञान के अंतराल की पूर्ति, उपयुक्त सभी। दोस्तों सही आंसर है 163 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 164, शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? उसकी निष्पक्षता के जरिए, उसकी विश्वस्तता के जरिए, ठीक है, और उसकी वैधता के जरिए या उपयुक्त सभी।
शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के जरिए। 165, शोध वह व्यक्ति कर सकता है जिसने शोध विधि पढ़ी है, जिसके पास स्नातकोत्तर उपाधि है, जिसमें सोचने की और तर्क की क्षमता है, या जो परिश्रमी है। शोध वह व्यक्ति कर सकता है। दोस्तों सही आंसर है जिसमें सोचने की और तर्क की क्षमता हो वह शोध कर सकता है। 166, वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण है अनुभव, अनुभवाश्रित, सैद्धांतिक, प्रायोगिक या उपयुक्त सभी। वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण है। पिंकी जी वेलकम। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो 166 में का दोस्तों सही आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है। 167, जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा। पहला, खुले दिमाग से विषय के बारे में विषम के बारे में सोचना। दूसरा, उसमें पूरी तरह डूबने से पहले मार्गदर्शी अध्ययन करना। तीसरा, विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना। और चौथा, सैद्धांतिकता को भूलना चाहिए क्योंकि यह एक व्यवहारिक व्याख्या है। दोस्तों सवाल है जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा। तो दोस्तों सही आंसर है विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना, ठीक है। विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना। 168, एक महाविद्यालय शिक्षक द्वारा सेमिनार में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जाता है। शोध पत्र में उल्लिखित संदर्भ काफी पुराने हैं। इस स्थिति को किस प्रकार के मामले के रूप में वर्णित किया जाएगा? तकनीकी चूक, नैतिक चूक, शैक्षणिक अनभिज्ञता, शोध स्रोत को अद्यतन करने की असक्षमता, ठीक है। तो दोस्तों सही आंसर है 168 का ऑप्शन नंबर डी, शोध स्रोत को अद्यतन करने की असक्षमता। 169, शोध की समष्टि को प्रकृति विजातीय होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन प्रतिचयन विधि प्रतिदर्श इकाइयों का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी? सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन, गुच्छ प्रतिचयन या व्यवस्थित प्रतिचयन। दोस्तों 169 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन। 170, ठीक है। शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंतक्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता है तो यह पद कहलाता है मूल्यांकन प्रभाव, केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि, हेलो प्रभाव और कोटिगत प्रभाव। दोस्तों 170 यानी कि 170 का सही आंसर है हेलो प्रभाव। 171, निम्नलिखित में से कौन सा शोध चक्रीय प्रकृति का है? पहला, मौलिक शोध, विभक्त शोध, क्रियात्मक शोध या मूल्यांकनात्मक शोध। संजय कुमार से रोटी बना रहे हो? अरे तुम्हारी कहा गए कहाँ पहुंच गए लद्दाख में रोटी बना के खा रहे हो खुद। अरे रोटी ले आते भाई। दोस्तों कौन सा शोध चक्रीय प्रकृति का है? 171 का तो सही आंसर है क्रियात्मक शोध, ठीक है। क्रियात्मक शोध चक्रीय प्रकृति का है। 172, शोध का उपकरण निम्नांकित में से क्या है? रेखाचित्र, दृष्टता, प्रश्नावली या आरेख। 172, शोध का उपकरण निम्नांकित में से क्या है? दोस्तों सही आंसर है
प्रश्नावली है। ठीक है। 173, निम्नांकित में से किसे विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? दार्शनिक, क्रियात्मक शोध, विवरणात्मक शोध और उपयुक्त सभी। निम्नांकित में से किसे विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों सही आंसर है 173 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 174, महाविद्यालय का एक शिक्षक विद्यार्थियों के घर की परिस्थितियों तथा उपलब्ध छात्रावासों से संबंधित वास्तविक परिस्थितियों के चित्रण की दृष्टि से शोध करता है। ऐसा करने के लिए निम्नांकित में से कौन सा शोध प्रारूप उपयोगी रहेगा? प्रयोगात्मक शोध, विवरणात्मक शोध, प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित शोध, निर्जातीय शोध। दोस्तों सही आंसर है प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित शोध। ठीक है। 175, निम्नांकित में से किन शोधों में संभाव्यता पर आधारित प्रतिदर्श प्रचयन विधियों का अनुप्रयोग किया जाता है? सर्वेक्षण शोध, परीक्षणात्मक शोध, दृश्य घटना विज्ञान आधारित शोध, क्रियात्मक शोध, सहसंबंधात्मक अभिकल्प आधारित शोध। तो 175 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। पहला सर्वेक्षण शोध, परीक्षणात्मक शोध। ठीक है। और ऑप्शन नंबर ई सहसंबंधात्मक अभिकल्प आधारित शोध। दोस्तों अब शुरू होता है हिस्ट्री के सवाल। ठीक है। निम्नलिखित उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया? दिमसा, मैती, अहोम, कूच। निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया? दोस्तों सही आंसर है अहोम और कूच पर किया गया। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, तीसरा और चौथा। 177, निम्नलिखित में से किन चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था? अबुल हसन, बिशन दास, उस्ताद मैसूर और मनोहर। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, अब हिस्ट्री के सवाल आ गए हैं। ठीक है। अब लास्ट तक हिस्ट्री के सवाल ही चलेंगे। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। पहला अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। 178, कथन ए कहता है 1793 में बंगाल में लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त की मूलभूत बात थी सदैव के लिए कर निर्धारण करना। कारण, क्योंकि कार्नवालिस का विश्वास था कि जमींदार अपनी भूमि का विकास करेंगे। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। 179, इलाहाबाद की संधि, मद्रास की संधि, पुरंदर की संधि और मंगलोर की संधि। दोस्तों ये कब कब हुई? 1769, 1765, 1776 और 1784।
रवि जी कह रहे हैं सर क्या हिस्ट्री स्टार्ट हो गई? हाँ जी, हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। ओके, गुड नाइट जी, गुड नाइट। दोस्तों 179 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि दोस्तों इलाहाबाद की जो संधि हुई थी बक्सर युद्ध के बाद 1765 में हुई थी। ठीक है, मद्रास की संधि और 1769 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 में। और दोस्तों मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी। दोस्तों पुरंदर की संधि दो ही थी। ठीक है, एक तो हुआ था जो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी 1765 में। 180वां सवाल, निम्नलिखित किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र उपलब्ध है? कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, पटक्कल का विरूपाक्ष मंदिर, नर्तमलाई का विजयालय चोलीश्वर मंदिर, और चौथा श्रीनिवासल्लूर का कुरंगनाथ मंदिर। निम्नलिखित किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र उपलब्ध हैं? तो सही आंसर है नर्तमलाई का विजयालय चोलीश्वर मंदिर में। 181वां सवाल, 181, सूची फर्स्ट को सेकंड से लाना। सूची फर्स्ट में राजा उदयन जेराल, करिकाल, नेदियोन और सिंह विष्णु। सेकंड में राजवंश पांड्य, चोल, पल्लव, चेर। अभी सवाल की बात करें तो सवाल है अभी 20 और 15, 35 सवाल और हैं अभी। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उदयन जेलाल कौन था? तो चेर था। करिकाल कौन था? चोल था। ठीक है, नेदियोन कौन था? तो पांड्य, और सिंह विष्णु पल्लव। 82, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में राज्य मत्स्य, वत्स, बज्जी, कुरु। दूसरा राजधानी वैशाली, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर, कौशाम्बी। ठीक है, चलो दोस्तों 100 सवाल करते हैं बस। ठीक है, दोस्तों 182 में का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी। ठीक है, मत्स्य विराटनगर, वत्स का कौशाम्बी। ठीक है, बज्जी का दोस्तों क्या है? बज्जी का है वैशाली, कुरु का इंद्रप्रस्थ। 183, 1962 में संपन्न अफ्रीकी एशियाई देशों द्वारा निर्मित कोलंबो प्रस्ताव किसके लिए बने थे? पहला, श्रीलंका की नस्लीय समस्या के समाधान हेतु सुझाव बने थे। और दूसरा, तिब्बत के भविष्य के लिए प्रस्ताव बने थे। तीसरा, भारत और श्रीलंका के मध्य विवादित द्वीपों की समस्या के समाधान की संभावनाओं की तलाश के लिए। और चौथा, भारत और चीन की सीमाओं की समस्या के निरीकरण के लिए सुझाव बने थे। क्या है दोस्तों ये? अच्छा, 200 तक करवा दें, ठीक है। दोस्तों 183 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत और चीन की सीमाओं की समस्या के निराकरण के लिए सुझाव बने थे। 184, कथन ए कहता है चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में शक पूर्ण पराजित हो गए और उनका राज्य गुप्त साम्राज्य में विलीन हो गया। कारण, क्योंकि इसमें गुप्तों को भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में प्रवेश मिल गया। कौन सा ठीक है? दोस्तों 90, 11 में यानी कि ये
16 सवाल और कराएंगे, उसके बाद दोस्तों समाप्त कर देंगे। ठीक है, आपको सोना भी है, अब पढ़ना मत दोस्तों कोई भी। ठीक है, हमारे बैच में जो है कोई भी मत पढ़ना, आराम से सो जाना। अब जो होगा देखा जाएगा दोस्तों, कल सुबह भी मत पढ़ना। 184 का सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है। 185 लेखक सूची फर्स्ट में माइकल एच फिशर, ए ब्रेबर, शिगेरू इशिकावा, कार्ल पोलांजी। सेकंड में पुस्तक द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म और चौथा है द पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। माइकल एच फिशर, इनकी पुस्तक का नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटिश अनेक्सेशन ऑफ इंडिया। ए ब्रेबर, इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों तीन, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म। शिगेरू इशिकावा, इनकी पुस्तक का नाम है ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशियन पर्सपेक्टिव। कार्ल पोलांजी, इनकी पुस्तक का नाम है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ आवर टाइम्स। 186 करवाचक शब्द और अभिप्राय। बिष्टि, बेगार, भाग, स्थानीय कर, कर, महसूल, प्रणय, आपात कर। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जो सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों जो भाग था वो राजा के द्वारा, जैसे इनको फल फ्रूट ले गए लोग बाग, तो उसको भाग था दोस्तों, एक भाग था। ठीक है, 187 कथन ए कहता है फायान चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था। कारण, क्योंकि उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णन किया है। कौन सा ठीक है? दोस्तों 87 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है और आर गलत है। ठीक है, 188 विष्णु जी वेलकम। हमारे विष्णु जी जेआरएफ पास करके आएंगे। कथन ए है जनवर्धन सेकंड ने कम्बुज में देवराज संप्रदाय की स्थापना की। कारण, क्योंकि इसके द्वारा वह कम्बुज को स्वतंत्र रखना चाहता था। ठीक है, धनराज चौधरी जी दोस्तों कल आपको दो दो सवाल, एक सवाल पेपर फर्स्ट का, एक सवाल पेपर यानी कि हिस्ट्री का। ठीक है, आपको दो सवाल रट के लाने हैं, आंसर की बनाएंगे बढ़िया सी एकदम। ठीक है, कल आराम से बिगर टेंशन के देना पेपर। ठीक है, हम हैं साथ में, आपकी चिंता ना करो आप। दोस्तों 188 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर है। 189 निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त समाधान निकले हैं? आदमगढ़,
भीमबेटका, मैदा और सराय नाहर्रा है। कौन सा ठीक है? दोस्तों सही आंसर है 89 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहाँ निकले दोस्तों अस्थिपंजर? महादा और सराय नाहर्रा में, ठीक है। 190 यानी कि 190। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? पहला, 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली और लखनऊ में रहने वाले अंग्रेजों और भारतीयों के बीच व्यक्तित्व संबंध काफ़ी हद तक दोस्ताना थे। दूसरा, 1857 से पहले की दिल्ली में अधिकतर यूरोपीय लोग पुराने शहर वर्ल्ड सिटी में भारतीयों के घरों में किराए पर रहते थे। तीसरा, 1857 के बाद भारतीयों को दिल्ली और लखनऊ से बाहर कर दिया गया था। और चौथा, 1857 के बाद ब्रिटिश गैरिसन को शाहजहानाबाद के पुराने शहर वर्ल्ड सिटी के बाहर ले जाया गया था। दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट सवाल, ठीक है। आपके लिए दोस्तों ढेरों बधाइयाँ। दोस्तों कल आप बिगर टेंशन के पेपर देना, सबका दोस्तों चिंता ना करो, जीआरएफ निकलेगा हमारे बैच का। अच्छे से देना दोस्तों। पेपर फर्स्ट में 80 मिनट लेना, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट में लेना दोस्तों 100 मिनट। बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, आराम से करना सवाल को, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और दोस्तों 5 मिनट बाद में हमारी वीडियो को दोबारा ऑन करना, दोस्तों फीडबैक ज़रूर देना कैसी लगी आपको वीडियो हमारी, ठीक है। सभी को दोस्तों बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। कल को जो वीडियो नहीं बना पाएंगे सो सब इतना, अभी से दोस्तों एडवांस में बेस्ट ऑफ लक सभी को, हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा करके आना, पॉजिटिव माइंड में, ठीक है, होपलेस मत होना दोस्तों, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा दोस्तों। सभी फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। सभी जो भी हमारे बैच में हैं और जो हमारे बैच जो यूट्यूब से तैयारी कर रहे थे, सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों कल मिलते हैं, कल, ठीक है, कल मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। बाय बाय, टाटा। फीडबैक ज़रूर देना सर दोस्तों, सभी के लिए मेरी दुआ है, सब पास होंगे, ठीक है, चिंता ना करो आप।